एक फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि एक बच्चा आता है और इस बॉल को करता है किक, तो इससे बॉल में मोशन आ जाती है। वही मोशन जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात किया था। हमने अलग अलग तरह के मोशंस पे बात किया था, मोशंस के अलग अलग पैरामीटर्स पे बात किया था, जैसे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसी तरह से स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीज़ों पे हमने बात किया था। लेकिन वहाँ पर हमने ये नहीं देखा था कि उस मोशन का कॉज क्या है। जैसे कि इस केस में यहाँ पर ये बच्चा इस बॉल को किक करता है, जिसके कारण बॉल पे मोशन आता है। तो यहाँ पर ये बॉल था जिसे कि इसने किक किया। तो आप क्या कहेंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? इस मोशन का कारण क्या है? ये तो रेस्ट में था, रुका हुआ था, तो इसका कॉज क्या होगा? ये बच्चा ये आके जो किक कर रहा है बॉल को, तो वही इसका कॉज हो गया, कॉज ऑफ मोशन। तो हम कहेंगे द किक, ये बच्चा जो किक कर रहा है, ये किक इज द कॉज ऑफ मोशन। अब सोचिए, अगर ये लड़का क्रिकेट खेल रहा होता तो अगर बॉल, क्रिकेट का बॉल मैदान में पड़ा हुआ है, ये दौड़ के जाता, उस बॉल को अपने हाथों से उठाता और फेंक देता, तो यहां पर रुके हुए बॉल पे जो मोशन आता, हाथों से पकड़ के फेंकना, तो अब आप क्या कहते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? वहां पर आप कहते हैं थ्रो इज द कॉज ऑफ मोशन। और यहीं पर अगर ये लड़का हॉकी खेलता और रुके हुए बॉल को अगर हॉकी स्टिक से स्ट्राइक करता, जिसके कारण बॉल में मोशन आता, तो तब कॉज ऑफ मोशन क्या होता? तो उस समय कॉज ऑफ मोशन आप कहते हैं स्ट्राइक होता। ऑब्वियसली हम सभी कहते हैं, लेकिन साइंस कहता है, फिजिक्स ये कहता है कि छोड़िए इन सब हजार बातों को, 100 बात की एक बात, न किक, न थ्रो, न स्ट्राइक, एक ही बात कि कॉज ऑफ मोशन होता है फोर्स। यहां पर ये बच्चा जो बॉल पे किक कर रहा है, तो ये किक के थ्रू इस बॉल पे जो चीज अप्लाई कर रहा है, वही चीज है फोर्स, जिसके कारण ये रुका हुआ बॉल जो है इस तरह से आगे मूव करने लगता है। तो यहां पर हम कहेंगे, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां पर इस बच्चे ने इस बॉल पे अप्लाई किया फोर्स, और उस फोर्स का डायरेक्शन इधर है। किस तरफ धकेला इस लड़के ने बॉल को, कि किस डायरेक्शन में किया? इस डायरेक्शन में किया। तो ये जो फोर्स है, फोर्स यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, जिसका कि डायरेक्शन इधर है, और इस डायरेक्शन में फोर्स होने के कारण उसी डायरेक्शन में ये बॉल मूव करने लगा। रुका हुआ बॉल, उस पे मोशन आ गया। तो कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। अब इस फोर्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स को अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में जो बेसिक आइडिया है वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, मान ले कि एक कार्ट, ये कार्ट रुका हुआ था, एक बच्चा आता है, इस कार्ट को पुश करता है, धकेलता है। तो ये क्या कर रहा है? ये इस कार्ट को पुश कर रहा है। तो इस पुश करने के कारण ये कार्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये बच्चा इस कार्ट को यहाँ से पकड़ के रखा है, यहाँ से और यहाँ से। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों हाथों से इस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिस फोर्स के कारण कार्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मोशन का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है ये। और इस मोशन का कॉज क्या है? इस मोशन का कॉज है जो फोर्स ये बच्चा इस कार्ट पे अप्लाई कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है ये इस कार्ट को पुल कर रहा है। तो यहाँ पर पुश नहीं हो रहा बल्कि पुल और हो रहा है। और ये पुल किस डायरेक्शन में हो रहा है? देखिए, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के थ्रू ये जो बच्चा है ये इस कार्ट को इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। अब ये पुश करे या पुल करे, फंडामेंटली फिजिक्स के हिसाब से एक ही चीज यहां पर अप्लाई हो रहा है, जो कि है फोर्स। और इस फोर्स के कारण ये कार्ट जो है इसमें इस डायरेक्शन में मोशन आता है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये आम का एक पेड़ है।
आपने देखा अचानक कि एक आम यहाँ से टूट के नीचे गिर जाता है, तो जो यहाँ पर आम था उस आम को नीचे गिरने के लिए कुछ तो यहाँ पर अप्लाई होना होगा। तो यहाँ पर इस आम पे नीचे की तरफ अप्लाई होता है फोर्स। यहाँ पर देखें, ये फॉल कर रहा है, गिर रहा है। कौन इसे खींच रहा है? देखिए, अर्थ जो है, अर्थ हर चीज को अपने तरफ खींचता है, जिसे ग्रेविटी कहा जाता है। ये ग्रेविटी है जो कि नीचे की तरफ हर चीज को पुल करता है। अब ये ग्रेविटी के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ये ग्रेविटी जो है इस आर्म को भी नीचे की तरफ खींच रहा है। नीचे की तरफ खींचने के कारण यहां पर जो अप्लाई हो रहा है वो है फोर्स। किस डायरेक्शन में? नीचे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण इसका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। ग्रेविटी हर चीज को अपने तरफ, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो अपने तरफ हर चीज को खींचता है, जिसके कारण की चीजें नीचे की तरफ गिरती है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ, जिसके कारण उसमें मोशन नीचे की तरफ होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक मैग्नेट और आयरन नेल, लोहे की कील। मैग्नेट को अगर आप इसके करीब ले जाएं, वुप, ये आयरन को अपने तरफ खींच लेता है। तो यहां पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। जो नेल यहां पर था, इस नेल पे इस मैग्नेट ने अप्लाई किया फोर्स। ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है इस नेल को। हम ये भी कह सकते हैं कि इस नेल पे मैग्नेट इस डायरेक्शन में, अपने तरफ इस डायरेक्शन में ये अप्लाई कर रहा है फोर्स, जिस फोर्स के कारण ये नेल यहां से जाके मैग्नेट के साथ चिपक गया। तो यहां पर एक मोशन दिखा आपको, ये जो नेल है ये मैग्नेट की तरफ मूव करने लगा, तो यहां पर भी आ गया मोशन। तो हर जगह पे आप देखें, मोशन का जो कॉज है ये है फोर्स। फोर्स अप्लाई करने से जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उसमें मोशन आ जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि फोर्स सिर्फ रुके हुए बॉडीज में मोशन ही लाता है, ये कुछ और तरह का काम भी कर सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ट्रॉली है और ये है आप। आपके दोस्त ने इस ट्रॉली को आपकी तरफ धकेल दिया और आपने इस ट्रॉली को रोका। तो आप जो इस ट्रॉली को रोक रहे हैं, तो आप इस ट्रॉली को धकेल रहे हैं या नहीं? आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल लगा रहे हैं। अगर आप कुछ ना करें तो ये ट्रॉली तो मूव करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपको इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलना होता है। मतलब आप यहां पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। इस ट्रॉली का मोशन जो था, ये मोशन इस डायरेक्शन में था। ट्रॉली का मोशन था इस डायरेक्शन में, आपने फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में और आपने इस ट्रॉली को रोक दिया। तो यहाँ पर हम ये भी पाते हैं कि फोर्स मोशन में रहे बॉडीज़ को रोक भी लेता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये बॉल है और आप बैट पकड़े हुए हैं। बॉल इस तरह से आया, आपने बैट से स्ट्राइक किया, बॉल का मोशन तो रह गया लेकिन उसका डायरेक्शन बदल गया। बॉल यहाँ से बैट की तरफ आया, ऐसे बैट से यहाँ पर स्ट्राइक किया और बैट से आपने इस डायरेक्शन में उस बॉल को हिट किया, तो बॉल ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। तो हम ये भी पाते हैं कि फोर्स लगाने से, ये जो फोर्स लगा इसके कारण जो डायरेक्शन है, मोशन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में चेंज आ गया, चेंज इन डायरेक्शन। कुछ और भी तरह का चीज हमें दिखता है फोर्स के साथ। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक बॉल काफी तेजी से लुढ़कते हुए आ रहा है, आपने इसे रोकने का कोशिश किया लेकिन आप पूरी तरह से इसे रोक नहीं पाए। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। बॉल लुढ़कते हुए आ रहा, काफ़ी तेज़ी से आपने कोशिश किया लेकिन ठीक से आप रोक नहीं पाए, तो बॉल उसी डायरेक्शन में मोशन में तो रह गया लेकिन वेलोसिटी इसका कम हो गया, मोशन थोड़ा कम हो गया। सो डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी, सो डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी,
यहाँ वेलोसिटी को घटा भी सकते हैं फोर्स लगा के। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बॉल धीरे धीरे मूव कर रहा, आपने इसे उसी डायरेक्शन में धकेल दिया, अब ये तेजी से मूव करने लगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। बॉल धीरे धीरे लुढ़कते हुए आया, आपने धकेल दिया और बॉल अब तेजी से मूव करने लगा। तो इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी, सो इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिला दें तो आप एक साथ कह सकते हैं कि फोर्स लगाने से चेंज इन वेलोसिटी भी होता है। चेंज इन वेलोसिटी, अगर ये रुका हुआ ना भी रहा, एक सर्टेन वेलोसिटी से ये मूव कर रहा हो, लेट अस से v1, तो अगर इसी के डायरेक्शन में आप इसे धकेल दे तो यही बढ़ के v2 हो जाएगा। लेट अस से 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, आपने उसी के डायरेक्शन में उसे धकेल दिया, तो अब ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन उसका वेलोसिटी में भी 2 मीटर पर सेकंड हो जाए, 3 मीटर पर सेकंड हो जाए। अब अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसका वेलोसिटी घट जाता है। आप अगर पूरी तरह से फोर्स लगा पाएं तो फिर हो सकता है वो रुक जाए, जैसे ट्रॉली वाले केस में हमने देखा था, वो रुक गया था ट्रॉली। हमने काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाया था और काफ़ी देर तक फोर्स लगाया था, उसके कारण वो ट्रॉली रुक गया था। अगर आप एक बॉल को पकड़ने की कोशिश करें, ठीक से पकड़ ना पाए, तो बॉल उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है, लेकिन उसका वेलोसिटी घट जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें फोर्स कर सकता है, जैसे कि बॉडी अगर रेस्ट में है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसमें मोशन ला सकता है। बॉडी अगर मोशन में है तो इस बॉडी को रेस्ट में ये ला सकता है। एक बॉडी मूव कर रहा है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। सो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, चेंज इन डायरेक्शन। और साथ ही साथ एक बॉडी अगर ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसके वेलोसिटी को घटा सकता है, या फिर बॉडी कम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसी डायरेक्शन में धकेल के फोर्स लगा के इस बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप गौर करें, इन सारे केसेस में रेस्ट से ये मोशन में आया, मोशन से रेस्ट में आया, इसका डायरेक्शन में चेंज हुआ, वेलोसिटी का जो अमाउंट है वो घटा, वेलोसिटी का अमाउंट बढ़ा। हर एक केस में आप एक कॉमन चीज़ पाएंगे, वो है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। क्यों हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो था, मोशन आया तो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अब ये मोशन में है, मतलब नॉन ज़ीरो वेलोसिटी है इसके पास कुछ, अब ये रेस्ट में आ गया, ज़ीरो वेलोसिटी हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अब इसका डायरेक्शन में चेंज हुआ, इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हुआ, और हमें पता है दिस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है जिसे हम कहते हैं कि इसका अमाउंट, इन सिंपल वर्ड्स हम कह देते हैं अमाउंट। दरअसल वो मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर इनमें से कोई एक भी चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाता है। पिछले चैप्टर में हमने इस पे बात किया था। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर देते हैं तो भी ये चेंज हो जाता है। जैसे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था बॉल, आपने बैट से हिट किया और इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वेलोसिटी ही चेंज हो गया, तो यहाँ भी चेंज इन वेलोसिटी दिखेगा। और यहाँ तो हमने देखा ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, हमने उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो फिर उसका मैग्नीट्यूड घट गया। अब धीरे धीरे कोई मूव कर रहा था, हमने उसी डायरेक्शन में उसे धकेल दिया तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो हर एक केस में चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो फोर्स अप्लाई करने से 100 बात की एक बात कि वेलोसिटी में चेंज होता है। अब इनके अलावा भी फोर्स कुछ और तरह का भी काम कर सकता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक सॉफ्ट बॉल है, इसे आपने दोनों हाथों से पकड़ के दबा दिया तो क्या होगा? ये बॉल स्क्वीज कर जाएगा। उसी तरह से मान ले कि आपने एक स्प्रिंग को पकड़ा और दोनों तरफ से आपने स्प्रिंग को खींचा, तो इससे क्या होगा? स्प्रिंग एलोंगेटेड हो जाएगा। अब इन दोनों ही केसेस में आप देखें, इस बॉल में कोई मोशन नहीं आया ओवरऑली। हाँ, इसके पार्टिकल्स जो हैं इसमें थोड़ा बहुत कुछ देर के लिए मोशन आया, लेकिन ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस बॉल में एक मोशन आया। बॉल का सेंटर जो था वो वहीं का वहीं है।
स्प्रिंग के साथ भी वही है, स्प्रिंग एलोंगेटेड हो गया, लंबा हो गया। फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, आपने खींचा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग एलोंगेटेड हो गया, लंबा हो गया। इस सॉफ्ट बॉल को आपने इस तरह से दबाया तो ये बॉल जो है कंप्रेस्ड हो गया। तो फोर्स इस केस में आप देखें कि बॉडी में मोशन नहीं ला रहा, बल्कि इसके शेप में और साइज में चेंज ला रहा है। तो चेंज इन शेप एंड साइज। तो देखिए ये फोर्स ये भी कर सकता है कि मोशन में भले ही बॉडी को ना सेट करे, लेकिन उसके शेप और साइज में ये चेंज ला सकता है। अब वापस से चलते हैं फुटबॉल वाले एग्जाम्पल में। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक बच्चा इस बॉल को किक किया, मतलब इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो ये मोशन में आ गया। अब मोशन में आने के बाद ये धीरे धीरे कुछ दूर बाद जाके ये रुक जाता है, यहाँ पर ये स्टॉप हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्या बॉडीज का नेचुरल टेंडेंसी है रुके रहना? क्या हमेशा हमें बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? क्या अगर फोर्स अप्लाई करना हम बंद कर दे तो बॉडी रेस्ट में आ जाता है? क्या वो इसका नेचुरल टेंडेंसी है? चलिए, इसे अगर समझना है तो थोड़ा बहुत आपको फ्रिक्शन के बारे में समझना होगा। मान ले कि एक रफ सरफेस है और एक बहुत ही स्मूथ सरफेस है। एक बॉक्स है जिसे कि आप खींच के ले जा रहे हैं। ये बॉक्स है, इसे आप पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं। जबकि वही बॉक्स स्मूथ सरफेस में जब होगा तो आपके लिए इसे खींच कर ले जाना बड़ा ही आसान होगा। इसे खींच कर ले जाना आसान होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि रफ सरफेस में यहाँ पर एक फ्रिक्शन काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी मूव कर रहा है, जो स्लाइड कर रहा है या मूव कर रहा है, उसके मोशन को वो घटाता है। हमेशा वो उसके मोशन को घटाता है। तो जब सरफेस बहुत रफ होता है तो फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। सरफेस अगर स्मूथ हो तो ये फ्रिक्शन जो है ये कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। सो लेस फ्रिक्शन होगा। यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ ल्यूब्रिकेंट्स डाल दें, ऑयल, तो देखेंगे फ्रिक्शन और कम हो जाएगा, आप इसे और आसानी से खींच पाएंगे। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव करता है और ये किसी और बॉडी के साथ, जैसे ग्राउंड के साथ अगर कांटेक्ट में हो, तो वो कांटेक्ट पॉइंट में या कांटेक्ट सरफेस में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है और जो बॉडी मूव कर रहा होता है उसके मोशन को वो कम करता है। तो इस केस में देखिए, इस बच्चे ने इस फुटबॉल पे एक फोर्स अप्लाई किया था। यहाँ पर उस फोर्स को अप्लाई करने के कारण ये फुटबॉल मोशन में आ गया था। अब जैसे फुटबॉल मूव करने लगा तो ग्राउंड के साथ ये कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन इसे अपोजिट डायरेक्शन में धकेलता है, फोर्स लगाता है, इसके मोशन को घटाने का कोशिश करता है। इस तरह से ये बॉल आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन ये ग्राउंड इसे पीछे की तरफ धकेल रहा है, ये फ्रिक्शन इसे पीछे की तरफ धकेल रहा है, और ऐसा करते करते कुछ दूर बाद जाके ये रुक जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी हो कि वो हमेशा रुका हुआ रहे। एक बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होता है और उसे रोकने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना होता है। यहाँ पर ये बॉल अपने आप नहीं रुका, बल्कि यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण बॉल कुछ दूर जाके ये रुक जाता है। अब देखिए, इस फ्रिक्शन के बारे में काफ़ी कुछ और भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, और मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हम फ्रिक्शन में और थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पे बात करेंगे, और उसी से हम फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, उसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट होगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।